हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और आज हम हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 8th के लिए इट सो हैपेंड उसकी यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं। और ये चैप्टर भी दूसरे चैप्टर्स की तरह थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। तो इसका पार्ट 1 हम आज कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द ट्रेजर विद इन। मैंने कहा था कि आप इस चैप्टर को हनी ड्यू के एक चैप्टर से मिक्स कर सकते हैं, तो वो चैप्टर का नाम था द समिट विद इन, राइट। तो समिट विद इन जो था उसमें आप एक पहाड़ के तरीके से दिखा रहे हैं एक मुसीबत को जिसको आप पार कर रहे हैं, और इस चैप्टर में आप अपने अंदर का टैलेंट, अपने अंदर का जो हुनर है उसको पहचान रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज़ में हुनर रखते हैं। तो वो हम देखेंगे, और उसके लिए यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में किस बारे में बात हो रही है। दरअसल हम हर बार चैप्टर की शुरुआत में क्या देखते हैं कि उसको लिखा किसने, हमारा राइटर कौन है, पोएट कौन है, ऑथर कौन है ना। यहाँ पे ये जो चैप्टर ये एक इंटरव्यू की तरह है, इसीलिए इसका कोई ऑथर नहीं है। ये इंटरव्यू जो जैसा मैगजीन या न्यूज़पेपर में छपा था, बस वही चीज़ हमको यहाँ पर दे दी गई है। Every child is a potential achiever and is different from other children in his or her style of learning and area of interest. हर बच्चा अपनी फील्ड में ज़्यादा बेटर होता है ना। हर बच्चे के पास ये काबिलियत होती है कि वो जीवन में कुछ पा सके, कुछ अचीव कर ले, और वो दूसरे बच्चों से अलग होता है ना। मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, और आपके क्लासमेट सभी अलग अलग होंगे। सबका अलग अलग जगह पे ज़्यादा मन लगता होगा, चीज़ें वो बेहतर कर पाते होंगे क्योंकि वो उस तरीके से पढ़ना जानते हैं। जिसकी ड्राइंग अच्छी है ज़रूरी नहीं कि वो टॉपर हो क्लास का, और जो टॉपर है ज़रूरी ये नहीं कि वो बहुत अच्छा सिंगर या डांसर भी हो। तो इस तरीके से बच्चों का अपनी अपनी फील्ड में इंटरेस्ट होता है और वो उसमें सबसे बेहतर हो सकते हैं। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। हमें आगे आने वाला इंटरव्यू रीड करना है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर। तो रिसोर्स सेंटर से एक न्यूज़ लेटर आता है जिसका नाम है स्पर्श, ठीक है। उसकी एडिटर का नाम है मिस बेला राजा। द वैली स्कूल बैंगलोर, बैंगलोर के द वैली स्कूल का जो न्यूज़ लेटर है जिसका नाम स्पर्श है, उसकी एडिटर का नाम है मिस बेला राजा। उनके और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बीच का ये कॉन्वर्सेशन है, ये वार्तालाप है। वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट, तो वो इंडिया के एक आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो इमारतें बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, है ना, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, आर्किटेक्ट है वो। तो मतलब वो ये सारी चीज़ें वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे ये आर्किटेक्ट साहब और हमारी एडिटर मिस बेला राजा के बीच में ये संवाद है, ये वार्तालाप है, एक प्रकार से इंटरव्यू है। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, मतलब जब वो स्कूल में थे, वो बच्चे थे, तो वो ज़्यादा खुश नहीं थे, वो ना खुश थे अपने उस स्कूल के जीवन से। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उनको चीज़ें करना अच्छी लगती थी, लेकिन जो मैकेनिकल लर्निंग होती है ना, मतलब यंत्रों की लर्निंग होती है, यंत्रों के बारे में सीखते हैं, प्रैक्टिकल साइंस, इन सब चीज़ों में क्या है, उनको मज़ा नहीं आता था, उनको वो चीज़ बोरिंग लगती थी। मैथमेटिक्स गेव हिम शिवर्स, मैथ्स के नाम से, गणित के नाम से वो कांप जाते थे, है ना, उनको गूज बम्स आ जाते थे। What his principal once said to him influenced him deeply। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, किसी का प्रभाव पड़ना। जैसे उनके प्रिंसिपल ने जो भी उनसे कहा था वो उन पर प्रभाव डाला उस चीज़ ने, और उनका जीवन तब से थोड़ा बदल गया। तो हम देखते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि वो एक नाखुश बच्चे थे स्कूल के समय में, क्योंकि उनको पढ़ाई करना ज़्यादा नहीं पसंद था। लेकिन एक बार उनके प्रिंसिपल ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको कुछ सलाह दी, उनको कुछ सीख दी, जिस वजह से उनका जीवन बदल गया। तो यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट होता है। ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता दूं, HC का मतलब है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और BR का मतलब है बेला राजा। मतलब ये HC बोल रहे हैं, ये हफीज़ बोल रहे हैं, मिस्टर हफीज़, और ये मिस बेला बोल रही हैं। तो हफीज़ कहते हैं कि आई यूज टू हैव दिस टेरेबल नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। ड्रीम और नाइटमेयर में क्या अंतर है? ड्रीम सिर्फ सपना होता है ना। नाइटमेयर होता है ऐसा सपना जिससे आप कांप जाओ, है ना, आपकी नींद खुल जाए अचानक से, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, डर के सपना आया तो डर के मारे आप उठ के बैठ गए, वो होता है नाइटमेयर, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बुरा सपना आता था। ओनली नाउ
ओवर द लास्ट 4 to 5 years, पिछले 4 से 5 सालों तक आता था, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर, अब आना बंद हो गया है। ओनली नाउ इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, अभी ही आना बंद हुआ है, नहीं तो पिछले 4 से 5 सालों तक वो सपना आता था। What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? तो वो पूछती हैं इंटरव्यूअर, बेला पूछती हैं कि कौन से बुरे सपने की बात आप कर रहे हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सपना अब धुंधला हो गया है या अब गायब हो चुका है। जो उनको हफीज़ ने कहा जब कि मुझे बुरे सपने आते थे तो 4-5 साल पहले तक तो बहुत आते थे, अभी अभी आना बंद हो गए हैं। तो बेला उनसे पूछती है कि आप किस सपने की बात कर रहे हैं और ऐसा क्यों लगता है कि वो बुरा सपना था और अब वो आना बंद हो गया है। हफीज कहते हैं कि आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन, वो गणित की परीक्षा के बारे में उनको सपने आते थे कि मेरा मैथ्स का पेपर है, अरे बाप रे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, और मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं आता। मतलब उनको सपने में क्या दिखता था कि वो गणित का पेपर देने बैठे हुए हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उनको कुछ भी याद ही नहीं है कि मैंने उन्हें कुछ पढ़ा ही नहीं है। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, साइकी का मतलब होता है हमारी सोच, साइकी को हम माइंड भी कह सकते हैं कि अब मेरे माइंड को, अब मेरे दिमाग ने वो चीज़ भुला चुका होगा। मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, गॉटन ओवर इट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज़ को लेके कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है ना, जैसे मान लीजिए कि उसके पीछे कुत्ता पड़ गया, वो डर गया है ना, तो वो उस चीज़ के डर को लेकर अगर लंबे समय तक बैठा रहेगा और फिर वो आगे चल के सारे ही कुत्तों से डरेगा तो उसका डर तो और बढ़ता जाएगा। तो हम कहते हैं कि गेट ओवर इट, मतलब उस चीज़ को छोड़ो, उसके उभरो, उस परेशानी से उभरो। तो गॉटन ओवर इट जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर, और वो कहते हैं कि मेरा दिमाग अब उससे उभर चुका होगा, मेरा मन जो है वो अब उस चीज़ को भूल चुका होगा। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, कि मुझे अब पढ़ाई के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब मैं बच्चा तो रहा नहीं कि मुझे पढ़ाई करना है। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब मुझे इस प्रकार के बुरे सपनों का तो बिल्कुल समय ही नहीं है। बेला कहती हैं टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, वो पूछती हैं कि आपके शुरुआत के जो दिन थे स्कूल के वो किस प्रकार बीते, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। तो हफीज़ ने यहाँ उनको सपने के बारे में क्या बताया कि मुझे जो ये बुरे सपने आते थे, ऐसा लगता था कि मैं पेपर देने बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ नहीं आता उस पेपर में, और वो भी मैथ्स का पेपर था, है ना, गणित का पेपर था। और फिर वो ये सोचते हैं कि मेरा जो मन है अब तो वो इन चीज़ से उभर चुका है, लेकिन मुझे अभी भी वो सपने आते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि अब मुझे पढ़ाई के बारे में चिंता करने की ज़रूरत क्या है ना। अब तो वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, अब तो वो बड़े आदमी बन गए हैं, बच्चे भी नहीं रहे, तो उन्हें पढ़ाई के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्योंकि उनको अब तक हमेशा मतलब स्कूल के समय तक सपने आए हैं बुरे और उनको मैथ से बहुत डर लगता था, शायद इस वजह से वो जो है यहाँ पर अभी भी सपने उनको आते थे। तो बेला उनसे उनकी स्कूल की कहानियाँ पूछती हैं कि आप हमें बताइए कि आपके स्कूल के दिन कैसे थे। तो हफीज़ कहते हैं इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, पहला साल दूसरा साल अच्छे से निकला, बढ़िया, मैं बहुत अच्छा बच्चा था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा और मेरा मन ख़त्म हो गया पढ़ने का कि भाई अब मेरे को नहीं पढ़ना, इतना काफ़ी है, पढ़ लिया 2 साल। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मुझे गेम खेलने में मज़ा आता था। रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर, प्रैंक तो आपको पता है किसी से मजाक करना, जो आप लोग बहुत ज़्यादा करते होंगे लोगों से, कि कोई पानी पी रहा है उसकी बोतल में हाथ मार दिया, स्कूल में ये करते होंगे, कोई चेयर पे बैठ रहा है उसकी चेयर खिसका दी, ये सारे प्रैंक्स होते हैं, लोगों के मज़े लेना। जोक्स तो पता ये चुटकुले होते हैं, तो उनको गेम्स खेलना पसंद था, उनको भागा दौड़ी करना, खेलना, चुटकुले, लोगों का मजाक उड़ाना और लोगों के साथ मजाक करना। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, कॉपी इन क्लास मतलब वो क्या करते थे, चीटिंग करते थे पेपर के टाइम पे, जब वो एग्ज़ाम देते थे तो वो चीटिंग करते थे। क्यों? क्योंकि पहले 2 साल वो अच्छे बच्चे बन के रहे, छोटे बच्चे सारे ही अच्छे पढ़ते हैं, है ना, तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो वो बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे, लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड से उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको मन ही नहीं करता था पढ़ने का, उनको बस खेलना, मस्ती करना, चुटकुले मारना यही पसंद था, और जब पेपर आते थे तो वो चीटिंग करते थे। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared.
वो कोशिश करते थे कि वो कहीं से जुगाड़ लगा के जो बना हुआ क्वेश्चन पेपर है उसको ले आएँ और उसको लेकर उसको पढ़ लें एंड स्टडी इट, as I could not remember things that had been taught to me in class. क्लास में जो कुछ भी उनको पढ़ाया जाता था वो चीज़ उनको याद ही नहीं रहती थी। इस वजह से वो क्या करते थे, सोचते थे बना बनाया क्वेश्चन पेपर जुगाड़ से ले आऊँ और उसको पढ़ लूँ ताकि इतना तो मैं कर लूँ कि मैं पास हो जाऊँ। However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके प्रिंसिपल ने उनसे एक चीज़ कही और उनसे बोला, जो चीज़ प्रिंसिपल ने उनसे कही उस वजह से उनका जीवन जो है बदल गया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, अब ऐसे ही गाड़ी धक्के खा के चलते हुए 11th स्टैंडर्ड तक पहुंच गई। 11वीं में पहुंचे जब, तो प्रिंसिपल साहब ने उनको बुलाया और कहा, लुक हेयर सन, सुनो मेरी बात बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। तो पहले तो उनने चीटिंग वीटिंग करी, अपना क्वेश्चन पेपर जुगाड़ से निकालने की, उससे पढ़ने की, क्योंकि उनको चीज़ें याद नहीं रहती थी। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद उनके प्रिंसिपल ने कुछ उनसे ऐसा कहा जिससे उनका जीवन बदल गया। उनके प्रिंसिपल कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, जब से तुम्हें स्कूल में आए हो। यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड। आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो पर आपने कभी पढ़ाई ही नहीं करी है। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, और मैंने अब तक तुम्हारा ध्यान रखा है कि तुम फेल ना हो या तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, है ना। क्योंकि अगर प्रिंसिपल चाहते तो उसे फेल कर सकते थे या उसे सस्पेंड कर सकते थे, क्योंकि वो पढ़ता नहीं था और दिन भर मस्ती करता था। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अब तक तुम्हारा ध्यान रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ। अब मैं आपका ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए आपको अब ये खुद करना पड़ेगा। He talked to me for 5 minutes. उन्हें 5 मिनट बात करी। You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees. वो कहते हैं कि आपके पिताजी नहीं हैं, आपकी माँ ने कितना काम किया, इतनी मेहनत से पैसे कमा के आपको बड़ा किया और आपकी सारी फीस पे करी है all these years, but you have only played games. लेकिन आपने क्या किया है, सिर्फ गेम खेला है। Now you should rise to the occasion and study. अब आपको मौका मिला है तो आपको उस चीज़ के लिए आगे बढ़ के पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो इतनी सीख देते हैं उसको, जो कि आज तक उन्होंने बोली नहीं प्रिंसिपल साहब ने, कि तुम एक अच्छे बच्चे हो लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, तुमने कभी पढ़ाई ही नहीं करी, तो तुम्हारी जो पूरी काबिलियत है वो तुमको कैसे पता चलेगी। और फिर वो कहते हैं कि मैंने आज तक तुम्हारा ध्यान रखा है कि तुम फेल ना हो, तुम सस्पेंड ना हो, तुम्हें पनिशमेंट ना मिले, लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकता। अब आप बड़े हो गए हो तो अब आपको ये काम खुद ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हफीज़ के पिताजी नहीं थे बहुत पहले से, उनकी माँ ने ही मेहनत करके पैसे कमा के हफीज़ को बड़ा किया है और उनके स्कूल की फ़ीस भरी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है उनके घर में तो हफीज़ को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अब जाकर उनको पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि 11th-12th आसान क्लास तो होती नहीं है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। 10th तक आप साधारण पढ़ाई से अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आप अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करें, पर 11th-12th में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। तो बस उसी लिए प्रिंसिपल जी उनको जो है सीख देते हैं। आई यूज्ड टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। वो खुद कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। मैं इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन था कि मैं सीनियर चैम्पियन रहा था कई सालों के लिए और मैं हमारी स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मुझे सारे गेम खेलने आते थे, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। प्रिंसिपल साहब से ये बात होने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि भले ही वो सीनियर चैम्पियन रहे हों, भले ही वो क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हों, चाहे उनको सारे गेम खेलना क्यों ना आता हो, लेकिन उस साल 11th स्टैंडर्ड में 11वीं में उन्होंने एक भी गेम खेलने के लिए वो फील्ड पर नहीं आए। आई वुड गो, आप ध्यान रखिएगा कि ये अभी हफीज़ ही अपनी कहानी सुना रहे हैं, यहाँ पर बेला का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। वो कहते हैं आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। मैं पूजा करने जाता था, मैं भगवान के पास उनसे प्रे करने जाता था, उसके बाद मैं सिर्फ खाना खाता था और पढ़ाई करता था, मतलब मैं सिर्फ इतना काम करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू इट। SSC एग्ज़ाम में जब वो थे तो वो अब कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे जैसे कि वो पहले किया करते थे।
व्हेन आई गॉट अ सेकंड क्लास, मतलब पहले क्या होता था कि पहले ABCD ग्रेड नहीं चलते थे, पहले फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इस प्रकार से मार्क्स दिए जाते थे। तो फर्स्ट क्लास हुआ करता था 60-65% से ऊपर, और उससे नीचे हुआ करता था सेकंड क्लास, और फिर एकदम जो लटक के पास होने वाला रहता है वो रहता था थर्ड। तो यहाँ पे उनको सेकंड क्लास मिली थी जो कि था 50%, है ना। इन माई SSC माई प्रिंसिपल सेड, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। ऐसा सोचो कि आपको डिस्टिंक्शन मिला है, ठीक है। दिस इज माई मेमोरी ऑफ स्कूल डेज, मतलब आप सबसे अलग हो, आपको ये डिस्टिंक्शन मिला है। ये चीज़ प्रिंसिपल ने कहा कि आपने मेहनत करके ये नंबर लाए हैं, और ये उनको उनके स्कूल की यादें लगती हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ाई, उन्होंने पूरे समय मस्ती करी, पूरा जीवन उनके स्कूल का उन्होंने खेला कूदा, मस्ती किया, मजाक किया, लेकिन आखिरी के 2 साल में उन्होंने मन लगा के मेहनत करी। और जब उनके SSC के पेपर में उनके 50% मार्क्स आए, तो उनके प्रिंसिपल ने उनको क्या कहा कि इसको एक डिस्टिंक्शन समझो, आप अच्छे नंबर से पास हुए हो ऐसा समझो, क्योंकि आपने मेहनत करके पास हुए हो। इससे पहले आप कॉपी पेस्ट करते थे, तो चाहे आप कितने ही अच्छे नंबर ले आओ, उनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब आप मेहनत करके 50% भी लाते हैं, तो वो पूरे आपके रहते हैं, पूरी आपकी कमाई की तरह रहते हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, वो कहते हैं कि ये तो मेरी स्कूल की पढ़ाई से संबंधित यादें थी। अब मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी। क्या 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 करी थी? सी, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, हम इस फ्रेज का इस्तेमाल कब करते हैं? एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न का मतलब है परहैप्स ही इज रेफरिंग टू मैटर्स अदर दैन कोर्स मटीरियल एंड देयर डिटेल्स। मतलब कि वो ये कह रहे हैं एज फार एज, जहाँ तक कि मेरा सवाल है, इसका हिंदी अर्थ ये होगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं वो अपने बारे में पढ़ाई के अलावा बात कर रहे हैं ना, कोर्स मटेरियल के अलावा बात कर रहे हैं। आई कांट रिमेंबर, कि मुझे याद नहीं है मेरी दूसरी चीज़ों के बारे में। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी ईजिली, मैं बहुत आसानी से चीज़ें भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, ये होती है फोटोजेनिक मेमोरी, है ना। अब फोटोजेनिक मेमोरी क्या होता है? आप किसी चीज़ को जब तक देखते हैं या उस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं ना, आप अपने मन में उसका एक चित्र बना लेते हैं, जब तक आप वो नहीं करते हैं तब तक आपको चीज़ें याद नहीं रहती। आपको सुन के पढ़ के बहुत आसानी से याद नहीं होती है, आपको अपनी एक कहानी, अपनी एक फ़ोटो मन में बनानी होती है। तो वो यही कहते हैं कि अगर मुझे चीज़ें याद रखनी हैं तो मुझे उसको एक फ़ोटोग्राफ की तरह देखना पड़ेगा। आई रीड बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, मैं उस बुक को एक फ़ोटो की तरह, एक मूवी चल रही है मेरे दिमाग में वैसा मैं याद रख लूँगा, बट नॉट थ्रू माई माइंड, पर मैं मन से ऐसे याद नहीं रखूँगा कि हाँ इस पेज नंबर पे यहाँ पे ये लिखा हुआ था। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। मतलब उनके लिए कैसे काम करती हैं चीज़ें, वो अपने बारे में बताने वाले थे चीज़ें कि मैंने पढ़ाई के अलावा और क्या क्या किया है, खेलने कूदने, पढ़ाई और हंसी मजाक के अलावा क्या किया है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं चीज़ें बहुत आसानी से भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे तस्वीर के हिसाब से चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने जैसे किताब पढ़ी ना, तो मैं उसको एक तस्वीर बना के याद रख लूँगा, लेकिन असलियत में मैं उसको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रख पाऊँगा। तो यहाँ पे बेला राजा उनसे पूछती हैं, When you were in school and you were doing badly, मतलब आप जब बुरा परफॉर्म करते थे अपने स्कूल में, बुरे नंबर लाते थे, Did the teachers pull you up, क्या टीचर्स आपको डांटती थी? Pull you up का मतलब क्या होता है? डांटना, उठा के अलग से डांटना उसको, मतलब सिर्फ उस बच्चे को डांटना। एंड हाउ डिड यू फील, आपको वो मतलब ये सारी चीज़ें अनुभव करके कैसा लगता था? हफीज़ कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे चाहे डांट पड़े चाहे मार पड़े, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ज़्यादा। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मुझे खेलने का इतना मन करता था, इतना मैं इंटरेस्टेड था, मेरा इतना मन लगता था खेलने कूदने में, मस्ती करने में, कि मुझे किसी की डांट से कभी फ़र्क नहीं पड़ा। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, कैनिंग सबसे पहले तो केन जो होती है ना, केन एक प्रकार की पतली सी लकड़ी होती है, आप सबने देखी होगी, या आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके जो मास्टर जी होते थे वो उनकी पिटाई कैसे करते थे, है ना। तो वो बताएंगे कि जब बहुत पहले की बात है, जब जो टीचर्स थे जो घर में ट्यूशन्स लेते थे या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं पहले के ज़माने में, वो जो है संटी से पिटाई करते थे, है ना। और वो जो एक पतली सी लंबी डंडी होती है जिससे पिटाई लगती है, उसको केन कहते हैं, है ना। वो केन स्टिक रहती है, और कैनिंग का मतलब होता है कैन से की गई पिटाई, पनिशमेंट या फिर
बीटिंग, ठीक है। तो कैन वो चीज़ होती है, आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मुझे वो संटी से जो पिटाई है वो हर हफ्ते मिलती थी। तो बेला राजा के ये पूछने पर कि आपको जब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे तो क्या आपको बहुत डांट पड़ती थी, और आपको जब डांट पड़ती थी तो आपको कैसा महसूस होता था। तो हफीज़ इसका एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पॉन्स देते हैं, सकारात्मक जवाब देते हैं कि मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा जिस काम में इंटरेस्ट था मुझे वो खेलने मिल जाया करता था। मुझे गेम्स खेलने में मन लगता था तो मैं वहाँ खेलने चले जाया करता था। मेरा ध्यान पूरा अपने गोल की तरफ रहता था और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे डांट पड़ रही है, बल्कि मुझे हर हफ्ते एक बार पनिशमेंट तो मिलती ही थी, संटी से पिटाई मुझे मिलती थी। फिर बेला पूछती हैं, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher, incurred the wrath का मतलब तो सबसे पहली चीज़ होती है गुस्सा, है ना, आग बबूला होना। जो टीचर्स कभी कभी बहुत ज़्यादा चिढ़ के गुस्सा नहीं हो जाती, तो मतलब उनका हमको ये सामना करना पड़ेगा। इनकर्ड का मतलब झेलना पड़ेगा, तो आपको जब पता था कि आपको टीचर का गुस्सा झेलना पड़ेगा, इनकर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर का मतलब लिखा है मेड योर टीचर फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब वही आग बबूला हो जाना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने होमवर्क नहीं किया है तो टीचर आपको डांट रही है, टीचर पहले से गुस्सा है, आपने अगर वहाँ पे हंसी मजाक कर लिया तो टीचर को किस बात पे से गुस्सा आ जाएगी कि एक तो आपने होमवर्क नहीं किया, चलो ठीक है आप सॉरी बोल सकते हो, आप उल्टा अपनी गलती के लिए गिल्ट भी महसूस नहीं कर रहे हो तो टीचर को तो गुस्सा आएगी। तो यहाँ पे जब वो बोलती हैं कि जब आपको पता था कि होमवर्क वगैरह ना करने पर या बुरा बिहेव करने पर, गलत व्यवहार करने पर आपको अपनी टीचर की डांट सुनने मिल सकती है या पिटाई भी मिल सकती है, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind, और तब आप कैसे सोचते थे। मतलब कि ये एक बच्चे के लिए ये चैप्टर को पढ़ना इसलिए अच्छा है क्योंकि हफीज़ की जो जवाब हैं वो हर चीज़ को लेके बहुत ही सौम्य और सकारात्मक जवाब देते हैं। कभी टीचर्स को लेकर उनको ये महसूस नहीं हुआ कि ये टीचर बुरी है या ये टीचर अच्छा नहीं है। वो यहाँ पर हमको एक सीख देते हैं। वो कहते हैं, जब बेला उनसे पूछती हैं कि जब आपको पता था कि आपके इस बर्ताव की वजह से या आपके अच्छे ना पढ़ने की वजह से आपको पिटाई मिल सकती है, आपको डांट पड़ सकती है, तब आपकी मनोदशा क्या होती थी। तो वो कहते थे स्टेट ऑफ माइंड, मेरे मन की दशा क्या होती थी, जस्ट लिफ्ट अप दी हैंड एंड दे वुड कैन यू। तो उनको कुछ महसूस ही नहीं होता था। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ अपना हाथ आगे रखता था और मुझे संटी पड़ती थी। इट वुड हर्ट बैडली, भले ही वो चोट बहुत ज़्यादा बुरी लगती होगी, एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को लेके बैठूंगा तो मैं खेल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं उसको भूल जाता था ताकि मैं जाऊं और बाहर जाके बढ़िया मज़े से खेल सकूं। तो बेला पूछती हैं क्या यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, क्या आपको डरा हुआ या ऐसा धमकाया हुआ सा महसूस कभी भी नहीं हुआ कि टीचर आपको ऐसे डरा रही है तो आप अगली बार से होमवर्क करके आओगे अच्छे से, है ना। तो जब हफीज़ ने ये कहा कि मेरे मन की कोई दशा नहीं होती थी, मुझे इस प्रकार से डर नहीं लगता था कि मुझे डांट पड़ेगी या कुछ, मैं आगे हाथ करता था, मुझे मार पड़ती थी और मैं भूल जाता था। क्यों भूल जाता था, क्योंकि उसको खेलने जाना था। उनको खेलने में इतना इंटरेस्ट था, इतना मन लगता था उस चीज़ में उनका कि वो बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देते ही नहीं थे। तो बेला यहाँ पूछती हैं कि आपको इस बात से कभी डर नहीं लगा, आपको कभी डरा हुआ या धमकाया हुआ सा महसूस नहीं हुआ कि आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको डांट पड़ेगी। हफीज़ कहते हैं आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे सिर्फ खेल खेलने में मज़ा आता था और मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लगता था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, मुझे लोगों के मज़े लेने में ज़्यादा मज़ा आता था। फ़नी प्रैंक्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कोई बैठ रहा है उसकी कुर्सी खींच ली, कोई पानी पी रहा है बॉटल से तो उसकी बॉटल में से हाथ मार दिया तो वो व्यक्ति पूरा गीला हो गया। इस प्रकार से जो लोगों का मजाक, लोगों के ऊपर जो हम मजाक करते हैं वो करने में उनको बहुत मज़ा आता था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन उनको क्लास में नहीं, बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, उन्होंने लोगों का मन भटकाया, सबको उन्होंने विचलित कर दिया। फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, और क्लास में हमने पूरे 1 घंटे तक चोर पुलिस खेला, ठीक है। मतलब कि बच्चे तो जो पढ़ाई कर रहे थे वो तो ठीक है, हफीज़ को पढ़ने का मन नहीं था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबका मन भटका दिया, सबको विचलित कर दिया, सबको बोला कि चलो चलो अपन खेलते हैं। और थोड़ी देर बाद मतलब पूरे 1 घंटे तक पूरी क्लास ने क्या चोर पुलिस खेला।
आगे वो बताते हैं कि एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी। हमें मूवी देखने के लिए जाने के लिए, मतलब मूवी देखने जाने के लिए भेजा जाता था, हमें छुट्टी दी जाती थी। कब? हर सैटरडे। तो वो बताते हैं कि मुझे खेलने में दिलचस्पी थी और मेरा कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और उसी प्रकार एक दिन जब मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने सबका मन भटका दिया पढ़ाई से, और सबके साथ हमने चोर पुलिस खेला। फिर वो मूवी देखने की बात बताते हैं कि वो इतने एक्साइटेड रहते थे उस चीज़ के लिए, इतने उत्साहित रहते थे कि जब उनको हर सैटरडे मूवी देखने के लिए छुट्टी दी जाती थी, शहर भेजा जाता था, तो वो कहते हैं सो वॉट आई वुड डू वॉज, तो मैं क्या करता था, हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स। मैं लंच नहीं करता था, 40-50 लोगों से पैसे इकट्ठे करता था, एंड रन एंड बाय द टिकट्स, भाग के जाता था और टिकट खरीद के ले आता था। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और मैं वापस आके अपने जी भर के खाता था। फिर से कंटेंट आया है, मैं आपको फिर से बता दूं, कंटेंट और कंटेंट में अंतर होता है। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, मैं अपना जी भर के खाऊंगा, मन से संतुष्ट होकर खाऊंगा। और कंटेंट का मतलब होता है सेम स्पेलिंग, बस मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग है। कंटेंट का मतलब होता है मैटर, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ठीक है। तो मैं अपना जी भर के खाऊंगा, ये चीज़ वो बोलते थे। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज। हमारे गैंग की लड़ाई होती थी, हमारे पास रणनीतियाँ होती थी, मैं एक गैंग का लीडर हुआ करता था। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन अकेडमिक्स। पढ़ाई से ज़्यादा, अकेडमिक्स का मतलब क्या होता है, अकेडमिक और एजुकेशनल मैटर्स, मतलब पढ़ाई है ना, सब्जेक्ट, स्कूल, बुक्स, ये सारी चीज़ें अकेडमिक्स होती हैं। स्ट्रैटेजीज यानी रणनीति। तो वो एक गैंग के लीडर थे जहाँ वो रणनीतियाँ बनाते थे, गैंग की लड़ाइयाँ होती थी, और ये सारी चीज़ों में उनको ज़्यादा मज़ा आता था, ना कि पढ़ाई लिखाई में। तो वो क्या करते थे कि जब उनको मूवी देखने जाना होता था, मतलब जैसे सैटरडे उनको मूवी के लिए छुट्टी मिलती थी, तो वो क्या करते थे कि वो लंच नहीं करते थे अपने स्कूल में, और वो 40-50 बच्चों से पैसे इकट्ठे करके टिकट खरीद के ले आते थे, और वापस जाते टाइम जी भर के खाते थे। वो एक गिरोह के नेता भी थे, मतलब उन लोगों की एक गैंग हुआ करती थी जिसके वो लीडर थे, वो खुद उसके नेता थे, और उनके पास रणनीतियाँ होती थी, गैंग की लड़ाइयाँ होती थी। इतने बढ़िया वो बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे, और इन सब चीज़ों में उनको बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें बहुत मज़ा आता था इन सब चीज़ों में। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर। बच्चे मेरी किताबें बुक करते थे। यहाँ बुक का मतलब किताब नहीं होता, यहाँ बुक का मतलब होता है ऑफर टू बाय इन एडवांस। जैसे हमने टिकट बुक कर दी है ना, या फिर क्या बोलते हैं, कोई ऑर्डर कर दिया, कुछ बुक कर दिया हमने, है ना, वॉशिंग मशीन बुक करके आ गए हैं, लेने जाना है, तो वो ये वाली बुक है कि हमने उस चीज़ को रिजर्व कर लिया है, हमने उस चीज़ को पकड़ लिया कि ये हमारी है। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो उनकी टेक्स्ट बुक को, टेक्स्ट बुक होती है जो मेन बुक होती है, कॉपी नहीं जिसमें लिखते हैं, बुक जिसमें पहले से लिखा होता है, वो किताबें जो थी बुक करके रखते थे, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। वो इतनी साफ सुथरी रहती थी कि वो बिल्कुल न्यू जैसी रहती थी, इसीलिए बिल्कुल नई किताबों जैसी रहती थी, इसलिए वो मुझसे बुक कर लेते थे। आई प्रोबेबली ओपनड देम 1 day बिफोर एग्जाम। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, मैं शायद उनको पेपर के एक दिन पहले ही खोलकर देखता था। तो वो कहते हैं कि इतने सारे काम करने के बाद जो छोटे क्लास के बच्चे थे, वो मेरी किताब खरीदने के लिए बुक कर लेते थे कि भैया आप मुझे अपनी किताब दे देना। क्यों? क्योंकि उनकी किताब इतनी नई रहती थी, क्योंकि वो पेपर के एक दिन पहले ही अपनी किताबें खोलते थे। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी किताबें, बिल्कुल ना पेज मुड़ा है ना फटा है। तो इस प्रकार से बच्चों के बीच में वो फेमस थे। तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हफीज़ का जो जीवन था स्कूल में कितना मज़ेदार था, और उसी के साथ साथ स्कूल का जीवन ख़त्म होते तक उनको एक सीख मिली, जिससे आज वो इंडिया के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। आगे हमको पता चलेगा कि वो आर्किटेक्ट कैसे बने जब उनसे कोई पढ़ाई ही नहीं की जाती थी, तो है ना। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिलेगी। ये ऑनलाइन शिक्षा कौन प्रोवाइड करता है? मैग्नेट ब्रेन्स। तो जाइए गूगल पे टाइप करें magnetbrains.com। स्क्रीन पर आपको जाकर पहले अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो कि है CBSE हिंदी मीडियम, और अपनी क्लास जो कि है क्लास 8th। हम सप्लीमेंट्री रीडर पर आ चुके हैं, सामान्य अंग्रेजी की सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है इट्स सो हैपेंड।
और यहाँ पर आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ पर सारे टॉपिक्स सारी यूनिट के अंदर दिए हुए हैं। आप जिस भी टॉपिक को देखना चाहते हैं उसके सामने वॉच नाउ है, उस पर क्लिक करें और आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। पूरा वीडियो देखें ताकि आपकी बेहतर समझ बन सके, और इसके बाद कोई डाउट बचती है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, आपकी वो डाउट सॉल्व की जाएगी। अब क्योंकि आपको यहाँ पर 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए, वो भी सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से, आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, अपने लाइक्ड वीडियोस में शामिल करें। आगे के वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, अपने सीनियर या जूनियर से जिन्हें ज़रूरत है उनसे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।